नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 समाजशास्त्र चैप्टर 5 भारतीय समाजशास्त्री पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अनंत कृष्ण अयस्क और शरद चंद्र राय ने सामाजिक मानव विज्ञान के अध्ययन का अभ्यास कैसे किया? उत्तर, अनंत कृष्ण अय्यर 1861 से 1931 भारत में समाजशास्त्र के अग्रदूत थे। अनंत कृष्ण अय्यर को चीन के दीवार द्वारा राज्य के नृजातीय सर्वेक्षण में मदद के लिए कहा गया। महाप्रांत क्षेत्र के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों में करवाना चाहती थी। यह क्षेत्र विशेषतः उनके नियंत्रण में आते थे। अनंत कृष्ण अय्यर ने इस कार्य को पूर्ण रूप से एक स्वयं सेवी के रूप में किया। अनंत कृष्ण अय्यर संभवतः पहले स्वयं शिक्षित मानव विज्ञानी थे जिन्होंने एक विद्वान और शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त की। शरद चंद्र राय के द्वारा समाजशास्त्र का प्रयोग। शरद चंद्र राय जनजातीय समाज में अत्यधिक रुचि रखते थे। यह उनकी नौकरी की आवश्यकता भी थी। कारण यह था कि उन्हें अदालत में जानकारियों की परंपरा और कानून को दुर्भाषित करना था। ओराव मुड़ा और खरिया जनजातियों पर किया गया सर्वप्रसिद्ध प्रबंध लेखन कार्य के अतिरिक्त राय ने 100 से अधिक लेख राष्ट्रीय और ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल के प्रकाशित किए। सन 1922 ईस्वी में उन्होंने मेन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की। भारत में यह अपने समय का पहला जर्नल था। प्रश्न नंबर 2, जनजातीय समुदायों को कैसे जोड़ा जाए? इस विवाद के दोनों पक्षों के क्या तर्क थे? उत्तर, अनेक ब्रिटिश प्रशासन ऐसे भी थे जो मानव विज्ञानी थे। वे भारतीय जनजातियों में रुचि रखते थे। उनका विश्वास था कि यह आदिम लोग थे और उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी। साथ ही यह भारतीय जनजातियाँ हिंदू मुख्य धारा से काफ़ी अलग थी। उनका मत था कि समाज में इन सीधे साधे जनजातीय लोगों का न केवल शोषण होना बल्कि उनकी संस्कृति का पतन भी होना। उन्होंने महसूस किया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन जनजातियों का संरक्षण दे ताकि वह अपनी जीवन विधि और संस्कृति को कायम रख सके। इनका कारण भी यह था कि उन पर लगातार दबाव बन रहा था कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में अपना समायोजन करें। उनका मानना था कि जनजातीय संस्कृति को बचाने का कार्य गुमराह करने की कोशिश की और उनको परिणाम जनजातियों का पिछड़ापन है। गौर्य राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि भारतीय जनजातियों को एक भिन्न सांस्कृतिक समूह की तुलना में पिछड़े हिंदू समाज की तरह पहचाना जाना चाहिए। अंतर के मुख्य बिंदु मतभेद यह था कि मुख्य धारा की संस्कृति के प्रभाव का किस प्रकार मूल्यांकन किया गया। संरक्षणवादियों का विश्वास था कि समायोजन को परिणाम जनजातियों की शोषण और उनकी संस्कृति विलुप्तता का रूप सामने आएगा। और राष्ट्रवादियों का तर्क था कि वह दुष्परिणाम केवल जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारतीय समाज के सभी पिछड़े और दलित वर्गों में समान रूप से देखे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में प्रजाति तथा जाति के संबंधों पर हार्वर्ड, रिजले तथा जी.एस. गौर की स्थिति की रूपरेखा दें। उत्तर, रिजले का मानना था कि मनुष्य को उनकी शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर अलग भिन्न जातियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई या कपाल का भार अथवा खोपड़ी
का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थिर हो। रिजले को विश्वास था कि विभिन्न प्रजातियों के विकास के अध्ययन के संदर्भ में भारत एक विशिष्ट प्रयोगशाला है। इसका कारण यह है कि जाति एक लंबे समय से विभिन्न समूहों के बीच अंतर्निर्वाह को निश्चित करती है। उच्च जातियों ने भारतीय आर्य प्रजाति की विशिष्टताओं को ग्रहण किया, जबकि निम्न जातियों ने अनार्य जनजातियों, मंगोल या अन्य प्रजातियों के गुण पाए जाते हैं। रिजले और अन्य विद्वानों ने सुझाव दिया कि निम्न जातियां ही भारत की मूल निवासी हैं। आर्यों ने इसका शोषण किया जो कहीं बाहर से आकर भारत में फले फूले थे। रिजल के तर्कों से हम असहमत नहीं थे, परंतु उन्होंने इसे केवल असत सत्य माना। उन्होंने इस समस्या की ओर ध्यान दिया। वस्तुतः यह समस्या केवल औसत के आधार पर बिना परिवर्तन सोच विचार किए बिना समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू कर देने से उत्पन्न होती है, जो कि विस्तृत एवं सुव्यवस्थित नहीं था। प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में शेष रह गई थी। इसका कारण यह था कि वहां अंतःविवाह निषिद्ध था। प्रश्न नंबर 4, जाति की सामाजिक मानव शास्त्रीय परिभाषा को सारांश में बताएं। उत्तर, जाति की सामाजिक मानव विज्ञान संबंधी परिभाषा जाति खंडीय विभाजन पर आधारित है। जाति एक संस्था है और यह खंडीय विभाजन पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि जातीय समाज कई बंद और पारंपरिक खंडों एवं उपखंडों में विभाजित है। जाति सोपानिक विभाजन पर आधारित है। जातिगत समाज का आधार सोपानिक विभाजन है। दूसरी जाति की तुलना में प्रत्येक जाति असमान होती है। जाति सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है। संस्था के रूप में जाति सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है, विशेषकर साथ बैठकर भोजन करने के संदर्भ में। अस्पृश्यता की संस्था के रूप में यहाँ तक किसी जाति विशेष के व्यक्ति द्वारा छू जाने मात्र से मनुष्य अपवित्र महसूस करता है। विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार और कर्तव्य सोपानिक और प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए जाति विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित करती है। व्यवसाय के चुनाव पर प्रतिबंध जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है। जाति के समान व्यवसाय भी जन्म पर आधारित और वंशानुगत होता है। जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति में अंतःविवाह या जाति में ही विवाह के अतिरिक्त वही विवाह के नियम भी जुड़े रहते हैं या की शादी किससे नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 5, जीवित परंपरा से डीपी मुखर्जी का क्या तात्पर्य है? भारतीय समाज शास्त्रियों ने अपनी परंपरा से जुड़े रहने पर बल क्यों दिया? उत्तर, डीपी मुखर्जी के अनुसार वह एक परंपरा है जो भूतकाल से कुछ प्राप्त कर उससे अपने संबंध बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त यह नई चीजों को भी ग्रहण करती है। इस प्रकार जीवित परंपरा में पुराने और नए तत्वों का मिश्रण है। डीपी मुखर्जी ने इस तथ्य पर बल दिया वह यह है कि भारतीय समाज शास्त्रियों को जीवन परंपरा में रुचि रखनी चाहिए ताकि इसका उचित और सार भाव प्राप्त हो सके। भारतीय समाजशास्त्री निम्नलिखित विषयों को अधिक सुलभता से जान सकते हैं। आपके उम्र के बच्चों द्वारा खेला जाने वाला खेल, लड़का लड़की, किसी लोकप्रिय त्यौहार को मनाने के तरीके। भारतीय समाजशास्त्रियों का प्रथम कर्तव्य भारत की सामाजिक परंपराओं का अध्ययन करना और जानना है। डीपी मुखर्जी के लिए परंपरा का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं था। इसके विपरीत वे परिवर्तन की संवेदनशीलता से जुड़े थे। डीपी मुखर्जी ने जो भी लिखा है वह भारतीय
समाजशास्त्रियों के लिए पर्याप्त नहीं है। सर्वप्रथम उन्हें भारतीय होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए उन्हें रीति रिवाजों, रूढ़ियों, प्रथाओं और परंपराओं की जानकारी देनी है। इसका उद्देश्य है संदर्भित सामाजिक व्यवस्था को समझना एवं इसके अंदर तथा बाहर के तत्वों की जानकारी हासिल करना। डीपी मुखर्जी ने तर्क की पश्चात संदर्भ में भारतीय संस्कृति और समाज व्यक्तिवादी नहीं है। संवैच्छिक व्यक्तिगत कार्यों की तुलना में भारतीय सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से समूह, समुदाय अथवा जाति संबंधित कार्यों के प्रति अभिमुख है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संस्कृति तथा समाज की क्या विशेषताएं हैं तथा वे बदलाव के ढांचों को कैसे प्रभावित करते हैं? उत्तर, डीपी मुखर्जी ने महसूस किया कि भारत का निर्णायक और विशिष्ट लक्षण इनकी सामाजिक व्यवस्था है। उनके अनुसार भारत में इतिहास, राजनीतिक और अर्थशास्त्र पश्चिम के मुकाबले और आयाम के दृष्टिकोण से कम विकसित थे। पश्चात अर्थ में भारतीय संस्कृति और समाज व्यक्तिवादी नहीं है, लेकिन इसमें सामूहिक व्यवहार के प्रतिमान निहित है। डीपी मुखर्जी का मत है कि भारतीय समाज और संस्कृति का संबंध केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं है, इसे अनुकूलन की प्रक्रिया में भी विश्वास है। डीपी मुखर्जी का मत है कि भारतीय संदर्भ में वर्ग संघर्ष जातीय परंपराओं से प्रभावित होता है एवं उसे अपने से सम्मिलित कर लेता है, जहां नवीन वर्ग संघर्ष अभी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने नहीं आया है। डीपी मुखर्जी को भारतीय परंपरा जैसे ऋतु, स्मृति और अनुभव में विश्वास था। इस सब में आखिरी अनुभव या व्यक्तिगत अनुभव क्रांतिकारी सिद्धांत है। सामान्यकृत अनुभव या समूहों का सामूहिक अनुभव भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्व प्रमुख सिद्धांत था। उच्च परंपरा स्मृति और ऋतु में केंद्रित थी, लेकिन समय समय पर उन्हें समूहों और संप्रदायों के सामूहिक अनुभवों द्वारा चुनौती दी जा रही है। उदाहरण के लिए भक्ति आंदोलन। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से अनुभव एवं प्रेम परिवर्तन के उत्कृष्ट कारक हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघर्ष और विद्रोह सामूहिक अनुभवों के आधार पर कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 7, कल्याणकारी राज्य क्या है? AR देसाई कुछ देशों द्वारा किए गए दावों की आलोचना क्यों करते हैं? उत्तर, एक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण का कार्य करता है, जैसे व्यक्तियों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक आदि। AR देसाई की रुचि आधुनिक पूंजीवादी राज्य में महत्वपूर्ण विषय में था। देसाई ने कल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है। इसका अर्थ है कि उदारवादी राजनीति के शास्त्रीय सिद्धांत की नीति के विपरीत कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता है। कल्याणकारी का राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी पूंजीवाद कंपनियां और राज्य या सामूहिक कंपनियां दोनों साथ मिलकर कार्य करती हैं। एक कल्याणकारी राज्य न तो पूंजीवादी बाजार को ही समाप्त करना चाहता है एवं न ही यह उद्योग और दूसरे क्षेत्रों में जनता को निवेश करने से वंचित रखता है। कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र जरूरत की वस्तुओं तथा सामाजिक अधिसंरचना पर ध्यान देता है। इसकी तरफ निजी उद्योगों का वर्चस्व उपभोक्ता वस्तुओं पर कायम रहता है। देसाई कुछ ऐसे तरीकों का सुझाव देते हैं जिसके आधार पर कल्याणकारी राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण किया जा सकता है। यह है नंबर 1, गरीबी भेदभाव से मुक्ति एवं सभी नागरिकों की सुरक्षा। कल्याणकारी राज्य गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्त और अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। नंबर 2, आय की समानता। कल्याणकारी राज्य आय संबंधित असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। इसके लिए यह अमीरों की आय गरीबों में पुनः बांटता है, धन के संग्रह को रोकता है। नंबर 3, समुदाय की वास्तविक जरूरतों की प्राथमिकता। कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करता है जहां समाज की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूंजीवादियों को अधिक लाभ कमाने की मनोवृत्ति पर रोक लगा
लग जाए। नंबर 4, स्थायी विकास। कल्याणकारी राज्य स्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी और तेजी से मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करता है। नंबर 5, रोजगार। यह सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 8, समाजशास्त्रीय शोध के लिए गांव को एक विषय के रूप में लेने पर एम.एन. श्रीनिवास तथा लुई ड्यूमो ने इसके पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क दिए हैं? उत्तर, एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय गांवों को समाजशास्त्रीय शोध अनुसंधान के विषय के रूप में चुनाव किया। इसका कारण यह था कि उनकी रुचि ग्रामीण समाज में जीवन भर बनी रहे। उनके लेख दो प्रकार के हैं: गांवों में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरा तथा इन ब्यौरों पर परिचर्चा। दूसरे प्रकार के लेख में सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में भारतीय गांव पर ऐतिहासिक और अवधारणात्मक परिचर्चाएं शामिल हैं। श्रीनिवास का मत था कि गांव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है। इतिहास साक्षी है कि गांवों ने अपनी एक एकीकृत पहचान बना रखी है। ग्रामीण समाज में ग्रामीण एकता का अत्यधिक महत्व है। श्रीनिवास ने ब्रिटिश प्रशासन मानव वैज्ञानिकों की आलोचना की। इसका कारण यह था कि उन्होंने भारतीय गांवों को स्थिर, आत्मनिर्भर, छोटे गणतंत्र के रूप में चित्रित किया था। गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे। वस्तुतः वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों से जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 9, भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का क्या महत्व है? ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में एम.एन. श्रीनिवास की क्या भूमिका रही? उत्तर, भारत गांवों का देश है। 65% से अधिक लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यदि हम पश्चात समाजशास्त्रियों के अपूर्ण और मिथ्या, तथ्यात्मक एवं शिक्षा संबंधित जानकारियों की चुनौती देना चाहते हैं तो गांवों का अध्ययन आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक हित, विचारधारा और नीतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना शोध कार्य संपन्न किया था। एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज और भारत के ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ विचारों पर महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। एम.एन. श्रीनिवास की रुचि भारतीय गांव और भारतीय समाज में जीवन भर बनी रही। 1950 से 1960 के दौरान श्रीनिवास ने ग्रामीण समाज से संबंधित विस्तृत जातीय ब्यौरों का लेखा जोखा को तैयार करने में सामूहिक परिश्रम को प्रोत्साहित तथा समन्वित किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।